एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है उपकार 99 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तुम पढ़ रहे थे गुप्ता डायनेस्टी या गुप्ता साम्राज्य के बारे में, और इसी क्रम में हम देखें एक अगला शासक हुआ है स्कंदगुप्त, जो कि कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र था। और इसी के शासन काल में भारत में हुनों ने भी आक्रमण किया था। माना जाता है स्कंदगुप्त के शासन काल में ही खुशनवाज नाम के हुन ने आक्रमण किया था, जिसको स्कंदगुप्त ने पराजित भी किया था। हुनों को आप ऐसे समझिए कि मध्य एशिया में एक खानाबदोश जाति का एक समूह था, जिसको हुन कहा गया, और इन्होंने ही भारत पर आक्रमण किया। यूं बोले कि सबसे पहला हुन आक्रमण होता है स्कंदगुप्त के शासनकाल में, और आगे भी कई हुनों ने आक्रमण किया, जैसे कि तोरणमाल, और आगे तोरणमाल के पुत्र मेहरकुल ने भी आक्रमण किया था, जो कि इस समय गुप्तों का जो शासक था वह नरसिंह बालादित्य था। के पश्चात जो परिवर्ती शासक हुए हैं वह अयोग्य थे, और इनके समय में गुप्तों का पतन प्रारंभ हो जाएगा। तो नेक्स्ट शासक है स्कंदगुप्त, जिसका शासनकाल माना जाता है 455 से लेकर 467 बीसी है, और इसने उपाधि भी धारण की थी क्या, तो सक्रोपम, संभवतः सक्रों को पराजित करने के उपलक्ष्य में धारण की होगी। और ऐसी जानकारी हमें इसी कहोम अभिलेख से प्राप्त होती है। पूछा जाए कि किस अभिलेख में स्कंदगुप्त का नाम सक्रोपम या उसकी उपाधि सक्रोपम देखने को मिलती है, तो इस कहोम अभिलेख। और इसने अपनी राजधानी बनाई थी, नई राजधानी अयोध्या को। अयोध्या का पुराना नाम हमें साकेत मिलता है, साकेत। और हुनों ने भी इसके शासनकाल में आक्रमण किया। तो पहला आक्रमण था हुनों का, जो कि खुशनवाज के नेतृत्व में होता है, और इसने हुनों को पराजित भी किया था। और ऐसी जानकारी हमें भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। किस स्तंभ लेख से, तो भीतरी स्तंभ लेख। ये कहाँ से मिलता है, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से प्राप्त होता है भीतरी स्तंभ लेख। आगे देखें तो स्कंदगुप्त का एक लेख भी प्राप्त होता है, जिसका नाम है सूफिया लेख, महत्वपूर्ण है। और यह लेख कहाँ से प्राप्त होता है, तो मध्य प्रदेश का एक जिला है रीवा, रीवा से प्राप्त होता है। और इसी लेख में इसकी उपाधि हमें विक्रमादित्य देखने को मिलती है। और यह भी उल्लेख मिलता है कि 466 एडी में इसने, चीन का एक शासक था, इसी के समकालीन सांग शासक, इसके दरबार में ये अपना राजदूत भी भेजता है स्कंदगुप्त। और इसी के शासनकाल में हमें मुद्राओं में भी भारी मिलावट देखने को मिलती है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि गुप्तों का पतन प्रारंभ हो चुका होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसीलिए हमें मुद्राओं में मिलावट देखने को मिलती है। ऐसी वैसी मिलावट नहीं, माना जाता है कि सोने के सिक्के में चांदी, तांबा जैसे धातु की मिलावट प्रारंभ हो चुकी थी। और इसी की मुद्राओं में हमें वृषभ आकृति का भी उल्लेख देखने को मिलता है। आगे देखें तो स्कंदगुप्त के पश्चात शासक बनता है पुरुगुप्त, और ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। माना जाता है कि इसने वैष्णव धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो याद रखेंगे, गुप्तों में पहला ऐसा शासक था, पहला शासक जिसने वैष्णव धर्म को त्याग कर गुप्त बौद्ध धर्म को अपनाया था। पुरुगुप्त के पश्चात शासक बनता है कुमारगुप्त द्वितीय, और हम अभी पढ़ रहे थे स्कंदगुप्त को। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र है, और ये कुमारगुप्त द्वितीय है। और कुमारगुप्त द्वितीय के पश्चात शासक बनता है बुद्धगुप्त, और इसी बुद्धगुप्त के शासनकाल में आर्यभट्ट को नालंदा बौद्ध विहार का शिक्षक भी नियुक्त किया जाता है। और ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कैसा था, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसकी आस्था बौद्ध धर्म में थी। आगे बुद्धगुप्त के पश्चात शासक बनता है नरसिंह बालादित्य, और इसके संबंध में कहा जाता है कि यह स्वयं और इसकी मां दोनों ही बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कैसे थे, तो इसकी मां और ये दोनों बौद्ध धर्म के फॉलोअर थे। और इसी के शासनकाल में मेहरकुल ने आक्रमण किया था, जो कि हुन था। और ये मेहरकुल तोरणमाल का पुत्र था, तोरणमाल का पुत्र था ये मेहरकुल। तो मेहरकुल के नेतृत्व में नरसिंह बालादित्य के शासनकाल में भी आक्रमण किया जाता है। और आगे शासक हुए हैं नरसिंह बालादित्य के पश्चात भानुगुप्त, जो कि महत्वपूर्ण शासक थे। और इनके संबंध में एक जानकारी याद रखेंगे कि हमें
एरन अभिलेख प्राप्त होता है भानुगुप्त का 510 एडी का, 510 ईस्वी। याद रखेंगे महत्वपूर्ण एरन अभिलेख, जो कि कहाँ है एरन, तो मध्य प्रदेश का एक जिला है सागर, तो सागर में है एरन। और इस अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि भानुगुप्त का एक सेनापति था गोपराज, क्या नाम था, गोपराज, और ये हूणों से युद्ध करते हुए मारा गया था। और इसकी पत्नी ने, या बोले इसकी पत्नी सती हो गई थी, सती हो गई थी इसकी पत्नी। तो इस हिसाब से देखें तो एरन अभिलेख में हमें सती प्रथा का, सती प्रथा का प्राचीनतम अभिलेख ही साक्ष्य प्राप्त होता है। इससे पहले हमें सती प्रथा का अभिलेख ही साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो सती प्रथा का प्राचीनतम अभिलेख ही साक्ष्य तो एरन अभिलेख से किस शासक के शासनकाल का है, तो गुप्त शासक भानुगुप्त के शासनकाल का। एरन कहाँ है, तो मध्य प्रदेश का एक जिला है सागर। और इसी एरन में उल्लेख है कि इसके सेनापति गोपराज हूणों से युद्ध करते हुए मारे गए। भानुगुप्त के पश्चात शासक हुए हैं कुमारगुप्त तृतीय, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, परिवर्ती शासक हैं। और भानुगुप्त तृतीय के पश्चात विष्णुगुप्त, इसके संबंध में याद रखेंगे ये गुप्तों का अंतिम शासक था। कैसा शासक था, तो अंतिम। हम देखते हैं कि स्कंदगुप्त के समय ही मुद्रा में हमें मिलावट देखने को मिलती है, और इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि गुप्तों का पतन जो है यह प्रारंभ हो चुका होगा। तो हम देखें आगे गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे। आखिर गुप्त साम्राज्य के विघटन या पतन के पीछे क्या ठोस कारण थे, तो हम देखते हैं एक तो है हूणों का आक्रमण। हूणों को आप ऐसे समझिए कि ये मध्य एशिया में, कहा तो मध्य एशिया में एक बर्बर जाति का समूह था, एक बर्बर जाति थी जो कि खाना बदोश जीवन यापन किया करती थी। खाना बदोश से मतलब है कि इनका कोई स्थायी निवास नहीं रहता था, कभी यहाँ तो कभी वहां, एक जगह से दूसरी जगह अपने जीवन यापन की तलाश में रहते थे। तो हूण मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी और खाना बदोश लोगों का ये समूह हुआ करता था। तो इन्होंने गुप्ता डायनेस्टी के शासनकाल में बार बार आक्रमण किया। तो पतन का एक कारण हम हूणों को भी मान सकते हैं। माना जाता है कि पहला हूण आक्रमण होता है स्कंदगुप्त के शासनकाल में। स्कंदगुप्त के शासनकाल में खुश नवाज के नेतृत्व में किया जाता है, खुश नवाज के नेतृत्व में। और आगे तोरणमाल भी करता है, तोरणमाल के द्वारा भी किया जाता है। और तोरणमाल के पुत्र मिहिर कुल के द्वारा भी आक्रमण होता है नरसिंह बालादित्य के शासनकाल में, नरसिंह बालादित्य के शासनकाल में। तो ये हूण थे, इसको भी एक कारण माना जा सकता है गुप्ता डायनेस्टी के पतन के पीछे। एक तो कारण है हूण आक्रमण, दूसरा है सामंतवाद। सामंतवाद को आप ऐसे समझिए बहुत ही संक्षिप्त में, मान लो सम्राट है वह सैन्य वर्ग से संबंधित एक व्यक्ति को, कैसा व्यक्ति था, तो सैन्य वर्ग से संबंधित व्यक्ति हुआ करता था, उसको एक जमीन का टुकड़ा दे दिया करता था और यहीं से वह भू राजस्व की वसूली करता और अपने वेतन भत्ते जो भी हैं इसी भूमि के टुकड़े से प्राप्त करता। और ये इसके पास एक सेना भी हुआ करती थी, इस सामंत के पास सेना भी रखता था। और जब भी सेना की जरूरत पड़ती तो ये राजा को सैन्य शक्ति मुहैया करवाता था। और जब कालांतर में सम्राट या राजा कमजोर पड़ जाता तो ये अपने आप को स्वतंत्र करके एक नए राज्य की स्थापना कर लेता था, नए राज्य की स्थापना कर लेता था। हम आगे देखेंगे कि किस किस राजवंश में गुप्तों के सामंत रहे, कौन कौन से राजा थे जो गुप्तों के सामंत रहे। तो सामंतवाद को भी हम एक ठोस कारण मान सकते हैं। दूसरा तो ये प्रशासनिक दोष जो सभी जगह होता है, आज भी है, भारत में भी है, अन्य देशों में भी है। तो प्रशासनिक दोष को माना जा सकता है। प्रशासनिक दोष में जैसे भ्रष्टाचार, घूसखोरी, ऐसे कुछ मामले। और एक कारण है सामाजिक असंतोष और धार्मिक असंतोष, आज भी व्याप्त है समाज में धार्मिक और सामाजिक असंतोष। और एक महत्वपूर्ण कारण है जो कि सभी डायनेस्टी में हम कॉमन ले सकते हैं, अयोग्य उत्तराधिकारी।
तो ये थे गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण। एक तो हूण आक्रमण, सामंतवाद, प्रशासनिक द्वेष, सामाजिक धार्मिक असंतोष और अयोग्य उत्तराधिकारी। तो आज यही समाप्त होता है गुप्ता साम्राज्य। कल से हम देखेंगे गुप्ता साम्राज्य के संबंध में क्या देखना है कल से। तो आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन से संबंधित क्रियाएं देखेंगे और देखेंगे राजनैतिक जीवन, राजनैतिक जीवन और स्थापत्य कला। कुछ निर्माण कार्य भी करवाए हैं, जैसे कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे साहित्य, कुछ विद्वान भी होंगे। और साहित्य के अतिरिक्त हम बात करें तो यातायात, वाणिज्य, व्यापार, ऐसे कुछ तथ्यों के बारे में जानेंगे। और देखेंगे सामाजिक जीवन, जिसमें महिलाओं, शूद्रों, दासों और अन्य वर्गों की स्थिति क्या थी, इसका अवलोकन भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नया हो, हमारा चैनल है यूट्यूब पर उपकार 99, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी क्लासें निर्धारित समय तक आप तक पहुंचती रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद सभी को, जय हिंद क्रांतिकारी, जय हिंद।